Yes, so now we can start with the other important topics. So bond yield की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज़ याद रखिए कि बॉन्ड यील्ड किसके इक्वल होता है? तुम्हारा बॉन्ड कूपन रेट कितना है डिवाइड बाय तुम्हारा बॉन्ड प्राइस कितना है. बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड जो है ये एक दूसरे से रिवर्स है. बॉन्ड यील्ड यानी कि कितना प्रॉफिट हो रहा है इन्वेस्टर को, प्राइस यानी कि आपकी जो वैल्यू है बॉन्ड की वो कितनी है. ठीक है. बाकी बॉन्ड मार्केट के अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे सिंपल सा सिनेरियो दिखाया हुआ है. सिंपल सा सिनेरियो ये है कि हाई रेट्स मेक द एक्सटिंग बॉन्ड विद फिक्स्ड लोअर कूपन लेस डिज़ायरेबल. अगर मार्केट में कूपन रेट बढ़ते हैं तो एक्सटिंग बॉन्ड है उसके तो रेट कम ही होंगे, तो वो उसकी जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी. जो नए बॉन्ड अब इशू हुए हैं विद अ हायर रेट उसकी डिमांड कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी. तो उसके कारण क्या होगा, इन केस अगर कंपैरेटिवली उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो उसकी यील्ड बढ़ जाएगी. एक्जिस्टिंग बॉन्ड क्या होगा, उसकी डिमांड घट जाएगी क्योंकि उसका इंटरेस्ट है नहीं इतने. अब इन केस अगर एक्जिस्टिंग बॉन्ड की डिमांड घट गई उसके कारण क्या होगा, उसकी कंपैरेटिवली यील्ड बढ़ जाएगी. जैसे मैंने बताया कि तुम्हारा यील्ड और बॉन्ड प्राइस एक दूसरे के इन्वर्स है. अगर हम सेम बात करते हैं, लोअर रेट्स मेक द एक्जिस्टिंग बॉन्ड. अब देखो एक्जिस्टिंग कूपन रेट जो हो गया वो कम हो गया, लेकिन जो पुराने बॉन्ड्स थे उस पर रेट जो है वो ज़्यादा ही है. देखो ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा जो ऑलरेडी इश्यूड हो चुका है बॉन्ड, इनकेस अगर मार्केट के अंदर तुम्हारे चेंजेस हो रहे हैं तो उस बॉन्ड के अंदर भी चेंजेस हो जाएंगे. मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि तुम्हारा कूपन रेट जो होता है वो फिक्स होता है. ठीक है. इनकेस अगर तुम्हारा नए वाले बॉन्ड इशू है तो जो नए कूपन रेट है उस वाले बॉन्ड पे लागू होंगे. ठीक है. तो इनकेस अगर लो रेट है उसके ऊपर तो कंपैरेटिवली तुम्हारा क्या होगा, लो रेट है तो उसकी डिमांड कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी. डिमांड ज़्यादा होगी तो कंपैरेटिवली क्या होगा, तुम्हारा बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा. डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे चलता है. डिमांड ज़्यादा, बॉन्ड प्राइस तुम्हारा कंपैरेटिवली ज़्यादा. बॉन्ड प्राइस ज़्यादा तो बॉन्ड यील्ड तुम्हारी कंपैरेटिवली कम. इन्वेस्टर को प्रॉफिट कम होगा यहाँ से. ठीक है. तो बाकी पेमेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड ये काफ़ी न्यूज़ में था इस बार. अगर हम बात करें तो पेमेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड क्या होता है आपका, देखो इसमें मैंने कंपोजिशन बताई है. ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंदर बना है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो चेयरपर्सन इसका कौन होगा, आरबीआई होगा, आरबीआई का गवर्नर. एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होंगे, आरबीआई के डेप्टी गवर्नर पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो होते हैं. परमानेंट इन्वाइटी भी है आपके प्रिंसिपल लीगल एडवाइज़र ऑफ आरबीआई. ठीक है. बाकी नॉमिनेटेड मेंबर कौन होंगे, 3 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे पेमेंट सिस्टम आईटी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड. टेन्योर कितना होगा इसका, 4 साल का टेन्योर होगा. नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है. ठीक है. बाकी रेजिग्नेशन इनकेस अगर उसको देना है तो 6 महीने का नोटिस पीरियड उनको देना पड़ेगा. बाकी डिस्क्वालिफिकेशन अगर 70 साल से ज़्यादा एज है, 70 साल तक ही, 70 साल या उससे कम होनी चाहिए. 70 साल से ज़्यादा है तो डिस्क्वालीफाइड है. इंसॉल्वेंसी या क्रिमिनल कन्वेंशन 180 दिन से ज़्यादा, इन सब केसेस में वो डिस्क्वालीफाइड है. एमपी एमएलए हो तो वो डिस्क्वालीफाइड है मेंबर. ठीक है. बाकी कम से कम 2 बार मीट करना पड़ेगा साल के अंदर. 3 मेंबर होने चाहिए इसके, इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, डेप्टी गवर्नर अगर चेयरपर्सन नहीं है तो, एंड नॉमिनेटेड मेंबर. ठीक है. कोरम चाहिए 3. मतलब ये बिल्कुल मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की तरह होता है. एक चीज़ याद रख लो, बस थोड़ा बहुत चेंज है इसके अंदर. ठीक है. यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, जैसे मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी इंपॉर्टेंट है वैसे ही पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है आपका. चेयरपर्सन जो होता है उसका कास्टिंग वोट होता है इसके अंदर. ठीक है. इन केस अगर टाई हो रहा है तो चेयरपर्सन का कास्टिंग वोट है, ध्यान रखना. बाकी मिसलेनियस चीज़ें कुछ, स्वागत एफआई फ्रेमवर्क. ठीक है. अब ये क्या है, सेबी अप्रूव्ड है, सिंगल विंडो. ठीक है. ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज एक्सेस फॉर द ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर. एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए है. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मैंने बताया जो कि बेसिकली प्राइमरी मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है. तो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर उनके लिए बेसिकली लगा लो कि इन ऑर्डर टू इनहेंस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या इन ऑर्डर टू इनहेंस द इन्वेस्टर्स रेगुलेटरी क्लियरेंस, तो ये स्वागत एफआई फ्रेमवर्क लाया गया है बाय सेबी. ठीक है. फ्रंट रनिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली इलीगल प्रैक्टिस है. सिक्योरिटी हमने परचेज कर ली बेस्ड ऑन एडवांस नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन. पब्लिक में कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं, बट आपको बताया इनसाइडर होने के नाते, तो आपने उस बेसिस पे कुछ सिक्योरिटी परचेज कर ली. आपने लास्ट ट्रांजेक्शन कर लिया जिसके कारण तुम्हारा ओवरऑल प्राइस जो है वो मैनिपुलेट होगा, तो होता है फ्रंट रनिंग जो कि इलीगल प्रैक्टिस है. ठीक है. बाकी एक चीज़ है, नाम्बिया डिसाइडेड टू साइन अ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट. तो नाम्बिया जो है ना, नामीबिया ने यूपीआई सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट कर लिया. ठीक है.
तो अफ्रीका की पहली कंट्री बन गई जिसने यूपीआई सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, नामीबिया। तो इसके अलावा और कौन सी कंट्री है? भूटान है, फ्रांस है, मॉरिशियस है, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, ऑलरेडी आया हुआ यूपीएससी के द्वारा। ठीक है, एनपीसीआई ने यूपीआई ट्रांजेक्शन जो है 5 लाख तक की लिमिट इसको बढ़ा दिया गया है। बाकी मतलब 24 घंटे के अंदर क्यूमुलेटिव लिमिट जो है 10 लाख तक की है, एक बारी में 5 लाख। बाकी ट्रांजेक्शन बॉन्ड्स, अब देखो एक कीवर्ड है हार्ड टू अबेट सेक्टर, मतलब ऐसे सेक्टर जिसमें CO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है उसको रिड्यूस करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो उसके लिए एक ट्रांजिशन बोर्ड लाया गया ताकि ये हार्ड टू अबेट सेक्टर जो है ना, उसकी डिकार्बनाइजेशन प्रोसेस जो है इट बिकम ईजियर। बाकी एडिशनल टीयर 1 बोर्ड, देखो नॉर्मली क्या होता है, बेसल नॉर्म्स के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि आपको 9% ऑफ कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो जो है ना उसको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, एंड उसके अंदर कुछ अमाउंट आपका होता है दैट हैज़ टू बी मेंटेन इन द टीयर 1। टीयर 1 यानी कि कोई ऐसे एसेट जो हाईली लिक्विड है, जिसको आप इजीली लिक्विडाइज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ परसेंट होता है, 4% आपको कम से कम टीयर 1 के अंदर मेंटेन करना पड़ता है। तो इन ऑर्डर टू मीट दिस रिक्वायरमेंट कुछ कैपिटल इशू होते हैं जो होते हैं आपके एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। ठीक है, एंड इन केस अगर एक चीज़ याद रखो कि कोई ऐसा बॉन्ड जिसकी मेच्योरिटी नहीं है कुछ, तो वो होते हैं परपेचुअल। तो ये परपेचुअल है, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स जो होते हैं दे आर परपेचुअल। ठीक है, लेकिन कॉल ऑप्शन होता है, मतलब कॉल ऑप्शन मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर है, मतलब जो बायर है, वो कभी भी रीपे कर सकते हैं और वापस से कह सकते हैं कि हमारा बॉन्ड वापस दो। ठीक है, बैंक्स इशू 81 बॉन्ड्स टू मीट द कैपिटल एडिक्वेंसी रिक्वायरमेंट, ये मैंने बताया यहाँ पे। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, देखो ऑलरेडी यूपीएससी ने 2025 में क्वेश्चन पूछे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड है। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में अगर कहे कि मनी कलेक्ट करता है वेल्दी और प्रोफेशनल इन्वेस्टर से एंड इन्वेस्ट बेस्ड ऑन द फिक्स पॉलिसी और रिटर्न अन रिटर्न फ्रॉम दैट। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है कि बहुत सारे वेल्दी बंदे जो है वो पैसा डाल रहे हैं एक, तो ये पुल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया। अब ये पुल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर एरिया में पैसा डालेगा। ठीक है, तो कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेशन 2012 के अंदर। रूल्स कौन बनाता है इसके? आरबीआई रूल्स बनाता है। ठीक है, स्वामी फंड एक न्यूज़ में था जो कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, किसके लिए? अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग के लिए। ठीक है, तो ये इट इज़ बिन एग्जेम्प्टेड बाय द आरबीआई, मतलब कुछ एएफ के कुछ होते हैं आपके रूल्स दैट इज़ वेरी रिजिड। तो उस रिजिड रूल्स को रिलैक्स करने के लिए आरबीआई ने कुछ रिलैक्सेशन दिया है इस स्वामी फंड के लिए, ताकि हाउसिंग वगैरह जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसके अंदर दिक्कत ना है। बाकी देखो कुछ कैटेगरी होती है आपकी, कैटेगरी 2 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। कैटेगरी 1 की अगर हम बात करते हैं कि मोस्टली ये क्या करते हैं, स्टार्टअप सोशल सेक्टर वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, स्टार्टअप सोशल सेक्टर वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है? वेंचर कैपिटल आता है। ठीक है, वेंचर कैपिटल यानी कि कोई, देखो इनिशियली कोई स्टार्टअप आइडिया है, ठीक है, आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन पैसा नहीं है उसके पास, तो पैसा की कमी को फुलफिल करने के लिए वेंचर कैपिटल पैसा डाल देता है। तो एंजल फंड्स हो गए, है ना। एंजल फंड मतलब क्या होता है आपका? एंजल फंड मतलब सिंपली समझो कि इनिशियली कुछ नया कंपनी आई, नई कंपनी बनी, अब नई कंपनी का ये लगा लो कि एंजल मतलब होता है ना कि हमारा कोई एंजल गॉडफादर, तो उसने कहा कि ठीक है तू आइडिया दे, मैं पैसा लगाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है वेंचर कैपिटल, यहाँ पे एंजल फंड एक सिंगल इन्वेस्टर भी हो सकता है आपका, इन्वेस्टर फंड। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वगैरह, ये 3 बेसिकली ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे कैटेगरी 1 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होता है। ठीक है, बाकी कैटेगरी 2 में प्राइवेट इक्विटी डेट फंड्स हो गया आपका। ठीक है, तो रियल इस्टेट फंड्स हो गए आपके। कैटेगरी 3 के अंदर हेज फंड्स, ठीक है, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स, बाकी प्राइवेट इक्विटी इन पब्लिक पाइप हो गया आपका। ये सारी चीज़ें जो है डेरिवेटिव वगैरह वो कैटेगरी 3 के अंदर है। ठीक है, अब कैटेगरी 2 जो होता है, इट डज नॉट बोरो द मनी एक्सेप्ट फॉर डेली ऑपरेशनल नीड्स, खाली डेली ऑपरेशनल नीड्स के लिए मनी बोरो करता है। अब इसमें क्या होता है, मनी तो बोरो कर रहा है कैटेगरी 3 के अंदर, लेकिन ये बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे डेरिवेटिव्स हो गया तुम्हारा, हेज फंड्स, मतलब हेज फंड्स यानी कि ऐसे फंड्स जो जैसे इन्फ्लेशन हो गया है ना, या करेंसी के अंदर वैल्यू डेप्रिशिएशन एप्रिशिएशन हो गया, तो उसके इम्पैक्ट को बचाने के लिए, उससे इम्पैक्ट से बचने के लिए हेज फंड्स में पैसा डाल दिया जाता है। तो ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स आपके लगा लो कि कुछ होते हैं इंस्ट्रूमेंट इसमें। लेकिन क्या हो रहा है, पैसा बोरो हो रहा है, फिर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, बोरो खाली हो रहा है ऑपरेशनल नीड्स के लिए। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो अब ये न्यूज़ में था, क्योंकि अराउंड 150 करीबन साल हो गए ऐसे। तो एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था। ठीक है, नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन की तरह इसको बनाया गया था। तो
2017 के अंदर फर्स्ट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज बन गया था ये, ठीक है। तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड कुछ डाटा देखो, ये कहा गया है कि बजट सर्वे ने कि हाइपर ग्लोबलाइजेशन होता था पहले, अब जियो स्ट्रेटेजिक ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ना। मतलब हर कंट्री जो है अपने बारे में सोच रही है कुछ स्ट्रेटेजिकली, जैसे फॉर एग्जांपल लगा लो यूएसए का प्रेजेंस इन द रीसेंट टाइम इन वेस्ट एशिया, ठीक है, या यूएसए का प्रेजेंट इन द रीसेंट टाइम इन इंडो पैसिफिक रीजन, तो दे आर फोकसिंग ऑन द जियो स्ट्रेटेजिक नीड्स। अब क्वाड वगैरह जो है ये क्यों बन रहे हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन जियो स्ट्रेटेजिक नीड्स, ठीक है। तो टोटल एक्सपोर्ट रीच अ रिकॉर्ड $825 बिलियन का हो गया, ग्रोथ हो रही है इसकी, ये याद रखना। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है 2.2% है, जबकि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ऐसे डाटा जो है ना डायरेक्टली मेंस के अंदर हम लिख सकते हैं। इंडिया 330 मिलियन टन प्रोडक्शन करता है एग्रीकल्चर का, वन ऑफ द लार्जेस्ट है मैनी सारी चीज़ों में, पल्सेस के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट है, लेकिन फिर भी तुम्हारा प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर ज़्यादा होने के बावजूद भी ग्लोबल शेयर कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। जबकि तुम्हारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी का टारगेट कितना था, $60 बिलियन का हमें एक्सपोर्ट करना है, जो कि अभी तक अचीव नहीं हुआ है, खाली $50 बिलियन ही है अभी तक, ठीक है। एफडीआई ग्रोस इनफ्लो कहा जा रहा है कि 16% तक इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। एफडीआई का इनफ्लो इंक्रीज़ हुआ है। कुछ की वर्ड्स है फ्रेंड शोरिंग, मतलब आपस में जो कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है, पॉलिटिकली अलाइड है, वो एक दूसरे में ट्रेड वगैरह बढ़ा रही है, जैसे इंडिया यूके का तुम्हारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। नियर शोरिंग मतलब कोई ऐसी कंट्री जो आसपास है, जैसे तुम्हारा इंडिया नेपाल हो गया, इंडिया श्रीलंका हो गया, इंडिया मालदीव्स हो गया, आसपास की कंट्री एक दूसरे से लेन देन कंपेरेटिवली ज़्यादा कर रही है, नियर शोरिंग हो गया, ठीक है। कनेक्टर कंट्रीज एक कीवर्ड यूज़ हुआ है, द चैलेंज कनेक्टर कंट्री। इंडिया कम्पीट विद द कनेक्टर कंट्रीज वियतनाम दैट सर्व एज अ कंडक्ट या चैनल बिटवीन द जियो पोलिटिकल ब्लॉक्स। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, एक कीवर्ड यूज़ हुआ है द कनेक्टर कंट्रीज, तो इंडिया हैज़ टू कम्पीट विद द कनेक्टर कंट्रीज। जैसे इंडिया का कंपटीशन होता है वियतनाम से फॉर एफडीआई, ठीक है, कंपटीशन होता है फॉर द टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट, तो वी हैव टू कम्पीट विद दिस कनेक्टर कंट्री से कीवर्ड यूज़ कर सकते हो आप। एस्टेब्लिश एम्पावर टास्क फोर्स, हमें क्या करना है, उन इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि एम्पावर टास्क फोर्स को बना दो ताकि हम ग्लोबल वैल्यू डायरेक्टली ग्लोबल वैल्यू चेन एंकर्स, हमें क्या करना है बेसिकली इंटरेस्ट को एक्चुअल इनफ्लो में कन्वर्ट करना है। जैसे अभी लगा लो कि एफडीआई का इंटरेस्ट है, एमयू वगैरह तो साइन हो गया, लेकिन एक्चुअल इनफ्लो हमारे इंडिया में नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इंटरेस्ट इनटू द एक्चुअल इनफ्लो। तो उसके लिए कुछ एम्पावर टास्क फोर्स बना दो। ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे कुछ रिकमेंडेशन लिखने हैं हमें अपने आंसर्स में। बाकी तुम्हारा करेंसी क्रेडिबिलिटी बिल्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स एंड करंट अकाउंट सरप्लसेस, हम यहाँ बेसिकली ये बोला हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग को हमें बढ़ावा देने की जरूरत है, करंट अकाउंट सरप्लस को बढ़ावा देने की जरूरत है, ठीक है। अब बाकी एक कॉन्सेप्ट होता है नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, ठीक है। अब इसमें इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया में कितना, इंडिया से कितना जा रहा है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंडिया से इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है और इंडिया में इन्वेस्टमेंट बाहर से कितना आ रहा है। इन केस अगर इंडिया से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं जा रहा, कम जा रहा है कंपैरेटिवली, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन कंपैरेटिवली हमारी क्या होगी, नेगेटिव में होगी। तो इस बेसिस पे इंडिया जो है नेट डेटर है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि नेट इंटरनेशनल पोजीशन जो है वो इम्प्रूव हुई है, -8.7% हुई है, लेकिन इंडिया का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली इंडिया में ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट इंडिया ज़्यादा कर रही है, ठीक है। तो बाकी एफपीआई ये बोला गया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वॉलेटाइल है, यही इन्वेस्टमेंट वगैरह के कारण वॉलेटाइल और ज़्यादा हो गई है तुम्हारी, ठीक है। तो बाकी बफर्स फॉरेक्स रिज़र्व, मतलब फ़िलहाल फॉरेक्स रिज़र्व इतना है हमारा, तुम्हारा कंपैरेटिवली $700 बिलियन को क्रॉस कर गया, तो फ़िलहाल के टाइम पे 11 महीनों को कवर कर ले रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। 11 महीने से ज़्यादा के इंपोर्ट को कवर कर ले रहा है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी मॉडरेट हो गया है फिलहाल के टाइम पे, इट इज़ जस्ट 0.8%, ठीक है। बाकी रेमिटेंसेस की अगर हम बात करते हैं, इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिसिपिएंट, ठीक है, $135 बिलियन का रिसीव हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। स्ट्रक्चरल शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं, शेयर ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम एडवांस इकोनॉमी, ठीक है, स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है, कुछ एडवांस इकोनॉमी से हमारे पे रेमिटेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं। पहले क्या होता था, गल्फ कंट्रीज़ वगैरह वेस्ट एशिया से आते थे ज़्यादा, तो अभी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है एडवांस कंट्रीज से, मतलब हम कह सकते हैं कि स्किल माइग्रेशन बढ़ रहा है भाई, ठीक है। एक्सटर्नल डेट हमारा जो है 746 बिलियन ही है, तो डेट टू जीडीपी रेशियो जो है 20% है कंपैरेटिवली, ठीक है। एक्सटर्नल डेप्थ की अगर हम बात करते हो, एक्सटर्नल डेप्थ हमारे इंडिया में हमेशा से कम ही रहा है कंपैरेटिवली, इंटरनल डेप्थ ज़्यादा रहा है, ठीक है। तो बाकी इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं, देखो अभी ये रिसेंटली एक
एसोसिएशन साइन हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके अंदर याद रखना जरूरी है कि FTA नेशन कौन कौन से आइसलैंड हो गया, ठीक है, लिechtenstein हो गया, आपका नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। ये 4 कंट्री का नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है। इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एसोसिएशन ट्रेड, तो बाइंडिंग कमिटमेंट दिया कुछ कि 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेंगे अगले 15 साल के अंदर। पहली ऐसी कुछ एसोसिएशन है, कुछ ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कुछ बाइंडिंग कमिटमेंट दिए, ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। बाकी इंडिया एक्सपोर्ट सेक्टर, देखो याद रखो कि डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है एक्सपोर्ट सेक्टर का सिग्निफिकेंस 21% ऑफ GDP को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक चीज़ याद रखो कि MSME 45% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व है, तो MSME का सिग्निफिकेंस भी इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। तो इंडिया का शेयर जो है ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस के अंदर कितना है, 2.5%। अब यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ रखा है कि इंडिया का शेयर जो है ओवरऑल ग्लोबल एक्सपोर्ट में कितना है। उन्होंने 3 पॉइंट कुछ बोला था, लेकिन 2.5% है। अब RBI इंडिया टोटल एक्सपोर्ट रीच, अब ये मैंने बताया कि 800 पार कर गया टोटल एक्सपोर्ट, ठीक है। मर्केंटाइज एक्सपोर्ट कितना है आपका, 437 बिलियन डॉलर है। सर्विस एक्सपोर्ट 387 है आपका। एक चीज़ याद रखो, नॉर्मली हम कहते हैं कि सर्विस सेक्टर के अंदर हमारा सरप्लस है, मर्केंटाइज सेक्टर के अंदर हमारा कंपैरेटिवली डेफिसिट है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ना, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट के अंदर तुम्हारा ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है, एक्सपोर्ट की ज़्यादा वैल्यू है एंड इसकी कंपैरेटिवली कम है, लेकिन सरप्लस इसके अंदर ज़्यादा है। तो इस वैल्यू के कारण ही बोला था कि हमें मर्केंटाइज या मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का एक्सपोर्ट बढ़ाना ज़रूरी है। तो FDI FII की बात करते हैं हम, तो ये इसका मैंने एक छोटा सा शॉर्ट्स भी बनाए थे वैसे कि FDI कहाँ पे लिमिटेड है। देखो FDI प्राइमरी मार्केट को टारगेट करता है, FI जो है वो सेकेंडरी मार्केट को टारगेट करता है मोस्टली, ठीक है। तो FDI कौन कौन से एरिया में प्रोहिबिटेड है, तो लॉटरी, गैम्बलिंग, चिट फंड्स, निधि कंपनीज, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशन। एटॉमिक एनर्जी के अंदर थोड़ा लिबरलाइजेशन हो गया आफ्टर द शांति एक्ट के बाद थोड़ा लिबरलाइजेशन हो गया। FDI कहाँ से सबसे ज़्यादा आ रहा है, सिंगापुर, मॉरिशस, USA, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है, सर्विस सेक्टर के अंदर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। 10% तक इनके सो रहा है FPI है, उसके बाद FDI। लेकिन अगर 10% से कम होगा तो भी FDI है, बिकॉज वंस द FDI ऑलवेज द FDI, ठीक है। लेकिन अगर 10% से ज़्यादा होता है जैसे ही, तो इट हैज़ टू डाइवर्स द सरप्लस शेयर, अपने बांटने पड़ेंगे शेयर को, तो अपने आप को रिक्लासीफाई करना पड़ेगा एज द FDI, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कुछ बोला गया है कि अगर बॉर्डर कंट्री है तो उसको प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है, ठीक है। तो बाकी FDI लिबरलाइजेशन की बात करते हैं तो इंश्योरेंस सेक्टर जो है 100% दे दिया है उसको कि 100% तक ऑटोमेटिक रूट के अंदर नाउ इट इज़ अलाउड कि आप इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम रिड्यूसिंग द मार्केट वोटिलिटी, अब यहाँ पे लिखा है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ओनरशिप जो है ना, उसकी ओनरशिप इन द NSE लिस्टेड कंपनी वो इंक्रीज़ हो गया है इन FI ओनरशिप एज़ कम्पेयर टू मतलब फॉरेन इन्वेस्टर के मुकाबले डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उनकी ओनरशिप जो है ना NSE लिस्टेड कंपनीज़ के अंदर वो कंपेरेटिवली बढ़ गई है फॉर द फर्स्ट टाइम, देख रहे हो। अब ये डाटा जो है यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि इन इंडिया डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ओनरशिप इन NSE लिस्टेड कंपनी इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू FI ओनरशिप। और यहाँ पे इवन मेंस के अंदर भी क्वेश्चन लिख सकते हो कि हमारी इंडिया का जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की क्रेडिबिलिटी या उसका ट्रस्ट जो है इट इज़ इंक्रीजिंग, तो ये डाटा भी शो करता है उस चीज़ को। बाकी लॉन्च द फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, अब देखो एक ऐसा सिस्टम है यहाँ पे रियल टाइम ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए। नॉर्मली क्या होता था कि रियल टाइम USD ट्रांजेक्शन के लिए कोई हमारे पास मैकेनिक्स नहीं था, ठीक है। अब एक मैकेनिक्स ला दिया गया है तुम्हारा मोस्टली गिफ्ट सिटी वगैरह के अंदर, जहाँ पे ये सारी ट्रांजेक्शन होती है, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली सेटलमेंट कर सकें, ठीक है, अंडर द वेरियस फॉरेन करेंसीज लाइक USD वगैरह हो गया। तो बाकी मिसलेनियस की अगर हम बात करते हैं, जैसे वोस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट, ये तो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। सिंपल समझो, जैसे USA का कुछ बैंक है, ठीक है, USA का बैंक ने कुछ अकाउंट बना रखा है इंडियन बैंक के अंदर, ठीक है, तो वो SBI का वोस्ट्रो अकाउंट है, मतलब फॉरेन बैंक अकाउंट लोकल करेंसी के अंदर ही होगा, इंडियन रुपी के अंदर ही होगा। देखो USA ने कुछ SBI के अंदर अपना अकाउंट खोल रखा है, लेकिन वो है किसके अंदर, लोकल करेंसी के अंदर है, इंडियन रुपी के अंदर है। नोस्ट्रो इंडियन बैंक SBI ने सिटी बैंक के अंदर खोल रखा है अकाउंट, ठीक है, किसके अंदर, लेकिन डॉलर के अंदर, तो SBI का नोस्ट्रो अकाउंट है वो, ठीक है। तो नोस्ट्रो वोस्ट्रो आ सकता है क्वेश्चन काफ़ी सालों से न्यूज़ में। बाकी अगर हम बात करते हैं रेमिटेंसेस की,
जो मैंने बताया अभी कि $130 बिलियन करीबन हो गया, ठीक है। वो ये थोड़ा पुराना डाटा है, वो ऊपर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ याद रखो कि तुम्हारा यूएसए ने अभी रिसेंटली वन बिग ब्यूटीफुल बिल ये कह दिया है कि 3.5% टैक्स लगेगा एक। तो ये डायरेक्टली इंडिया यूएसए के रिलेशन के अंदर हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं चीज़, ठीक है। तो बाकी टॉप 5 कंट्रीज़ जहाँ सबसे ज़्यादा आता है रेमिटेंस, यूएसए सबसे ज़्यादा आता है, उसके बाद यूएई, यूके, सऊदी, सिंगापुर। बाकी 3 सबसे ज़्यादा ऐसी स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा आता है रेमिटेंस, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, ठीक है। रेमिटेंसिस जो है 10% ऑफ इंडियाज 1 ट्रिलियन ग्रोस करंट अकाउंट इनफ्लो, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा और ज़्यादा होता है, लेकिन वन ऑफ द रीज़न जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंपैरेटिवली 0.8% ऑफ जीडीपी है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? माइनस में है करंट अकाउंट डेफिसिट, लेकिन 0.8% है, वो कंपेरेटिवली कम है। उसके पीछे का रीज़न है रेमिटेंस, ठीक है, रेमिटेंसिस का इनफ्लो। बाकी एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन एक ये न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा, ठीक है, 6 साल का है, 2025-26 से 2030-31 एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 2 कंपोनेंट है इसके अंदर, निर्यात प्रोत्साहन फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, निर्यात दिशा नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट स्किलिंग वगैरह, ठीक है। आपकी जो क्वालिटी है, स्टैंडर्ड्स है, उसको इनहेंस करने के लिए कुछ गाइडेंस वगैरह, तो ये सारा निर्यात दिशा के अंदर है। फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह एक्सपोर्ट के लिए और निर्यात प्रोत्साहन है, तो इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी देखो ये कुछ आपके इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अभी हमें पता है इंडिया और ईयू का साइन हुआ है कुछ एग्रीमेंट, तो उसके लिए एग्रीमेंट्स वगैरह जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, इन केस लाइक आपने कुछ एक कंट्री के साथ टैरिफ वगैरह कम करा तो और सारी कंट्री के साथ टैरिफ आपको कम करना पड़ेगा, दैट इज़ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो बाकी अगर हम बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ गुड्स के अंदर आपको जीरो टैरिफ लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम केपा और कैका की बात करते हैं, ऑलमोस्ट सेम है इसके अंदर, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों प्रोविज़न। तो गुड्स सर्विस इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन इसके अंदर आता है। केका जो होता है कंपैरेटिवली थोड़ा सा हम कह सकते हैं यहाँ पे वाइडर होता है, वाइडर इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है इसके अंदर। इवन तुम्हारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है वो भी केका के अंदर कवर होता है, ठीक है। कस्टम यूनियन, यानी कि अब आपने मॉनेटरी पॉलिसी जो है, जैसे लगा लो कि आपने कुछ टैरिफ लगाया एक कंट्री के अंदर, इंडिया ने यूएसए के साथ कुछ डील करी कि हम दोनों एक दूसरे पे इतना टैरिफ लगाएंगे, लेकिन और कंट्री के साथ भी हम सिमिलर टैरिफ लगाएंगे। जैसे इंडिया इनके साथ वियतनाम पे कुछ टैरिफ लगा रहा है, तो ये एग्रीमेंट होगा कि यूएसए भी इतना लगाएगा, तो वो कस्टम यूनियन है, ठीक है। तो जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल। बाकी कॉमन मार्केट, मतलब मूवमेंट भी फ्री हो रहा है, कैपिटल लेबर का मूवमेंट फ्री हो रहा है, अब कुछ रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। अब इकोनॉमिक यूनियन में क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी भी सिमिलर होगी है, ठीक है। अब मॉनेटरी यूनियन में क्या है, करेंसी जो है सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ वगैरह जो है वो सिमिलर होगी है, ठीक है। तो याद रखना ज़रूरी है। बाकी इकोनॉमिक सर्वे बजट की अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटजी है शिफ्टेड फ्रॉम रैपिड एसेट क्रिएशन टू इंटीग्रेटेड सिस्टम लेवल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड सिस्टम लेवल फोकस ऑन 3C, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी, कॉम्पिटिटिवनेस। 3C के ऊपर फोकस करना है, कनेक्टिविटी पे फोकस करना है, कैपेसिटी पे फोकस करना है, कॉम्पिटिटिवनेस पे फोकस करना है, 3C पे फोकस करना है हमें, ठीक है। बाकी अर्बनाइजेशन, देखो एक पॉलिसी सजेस्ट करी है, रिंग रोड पॉलिसी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि नॉर्मल, जैसे हम पता है ना फ्लाईओवर वगैरह बना देते हैं ट्रक वगैरह को मूवमेंट के लिए, ईज़ ऑफ मोबिलिटी के लिए, बड़े बड़े जो आपके व्हीकल्स वगैरह होते हैं उसके लिए एक बड़ा सा फ्लाईओवर बना दिया। तो ईज़ ऑफ मोबिलिटी के लिए हम बस सिंपल से याद रख लो कि रिंग रोड पॉलिसी को यूज़ करने की ज़रूरत है, टैरिफ वगैरह को कम कर, ट्रैफिक वगैरह को कम करने के लिए, डीकंजेशन को रिड्यूस, मतलब सिटीज़ को डीकंजेस्ट करने के लिए, ठीक है। बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं, देखो मैंने पहले ही बार बार बात करी है कि 89% से इंक्रीज़ हो गया, तो 11 लाख करोड़ हो गया, ठीक है। अब ऐसा कुछ छोटा सा डायग्राम बना सकते हो, पहले कितना था ये 5.9 करीबन था, उसके बाद ये 11 लाख हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ छोटा सा डायग्राम बना सकते हो जिसमें तुम दिखा सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर तुम्हारा 2022 के अंदर कितना था एंड देन 26 के अंदर कितना था, ठीक है। बाकी जल जीवन मिशन की अगर हम बात करते हैं तो 81% ऑफ रूरल हाउस होल्ड के पास अब टैप वाटर का एक्सेस है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मल्टीप्लायर इम्पैक्ट जो है, देखो एक चीज़ याद रखो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करना जरूरी क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट, यानी कि इनकेस अगर 1 रुपये अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे हमें 2.5 से 3.5 रुपये का फ़ायदा होगा, तो वो है मल्टीप्लायर इम्पैक्ट, ठीक है।
देखो अब याद रखो कि टेली डेंसिटी जो है वो 86.76% हो गई है। रूरल ग्रोथ आउटपेस द, मतलब रूरल एरिया के अंदर कंपैरेटिवली टेली डेंसिटी ज़्यादा है। टेली डेंसिटी इन द सेंस कि तुम्हारा एक एरिया है, अगर 100 बंदे रह रहे हैं वहाँ पे, तो 100 में से कितने बंदों को टेलीकॉम सर्विस का एक्सेस मिल रहा है, ठीक है, तो 86% तुम्हारा। बाकी तुम्हारा भारत नेट कनेक्टिंग 2.15 लाख ग्राम पंचायत ऑप्टिकल फाइबर के साथ। देखो टारगेट ये था कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट करना है हमें ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के साथ, और 2.15 लाख हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अगर पोर्ट्स की बात करते हैं हम यहाँ पे 12 मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो 13 जो पोर्ट है मंडवान, तो वो ऑलरेडी महाराष्ट्र के अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर है, ठीक है। मेजर पोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करता है, नॉन मेजर पोर्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ओन करते हैं। 95% हमारा ट्रेड बाय वॉल्यूम, 70% बाय वैल्यू मैरीटाइम ट्रेड से होता है, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारा मैरीटाइम सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेजर पोर्ट जो होते हैं 53% ऑफ मैरीटाइम कार्गो ट्रैफिक जो है उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है इन द रिसेंट टाइम तुम्हारे पोर्ट्स वगैरह की। टर्न अराउंड टाइम, यानी कि मैंने पहले भी बताया है कि तुम्हारा सामान जा रहा है इंडिया से कोई और देश के अंदर, वापस से आ रही है शिप, तो इसमें ओवरऑल कितना टाइम लग रहा है, तो वो होता है टर्न अराउंड टाइम। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो रिड्यूस हो गया 96 आवर्स से 49.5 आवर्स, ठीक है। बाकी आइडल टाइम की भाई कुछ हो ही नहीं रहा है, खाली बैठे है, शिप चल ही नहीं रही है, तो वो भी रिड्यूस हो गया आपका, ठीक है। तो 16% हो गया, पहले 23% तक। कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो भी 87% से बढ़ी है, ठीक है। एंड लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, एक चीज़ याद रखो, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। इंडियाज लार्जेस्ट मेजर पोर्ट प्रदीप पोर्ट, ठीक है। प्रदीप पोर्ट कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर। तो ये सारे पोर्ट्स का याद रखना भी ज़रूरी है। बाकी अगर हम बात करते हैं कि इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर, ठीक है, मैंने जैसे बताया 13वां मंडवान पोर्ट जो है वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में है। 200 माइनर पोर्ट है आपके, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ शिप रिसाइकलिंग, देखो एक तुम्हारा हांगकॉन्ग कन्वेंशन थी न्यूज़ के अंदर, ठीक है। हांगकॉन्ग कन्वेंशन के अंदर कोई भी अगर साइन कर रहा है तो शिपिंग रिसाइकलिंग इस मैंडेटरी। तो शिपिंग रिसाइकलिंग के अंदर जो कि ग्रीन शिपिंग का कंपोनेंट है, इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है। बाकी इंडिया रैंकिंग इन द वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल शिपमेंट लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस से मैंने बताया कि 44 था, 22 हो गया। LPI लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक जो है इट इज़ इम्प्रूव्ड, ठीक। अब ये देखो विजिंगजम इंटरनेशनल पोर्ट जो है ये भी न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा। तो ये क्या है, बेसिकली फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ठीक है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी कि अब देखो क्या होता है कि बहुत सारा सामान आ रहा है, अब बहुत सारा सामान जाके एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ से तुम्हारा फाइनल डिस्पोजल होगा डेस्टिनेशन कंट्री में, है ना। तो इंडिया मोस्टली क्या करता था, ट्रांसशिपमेंट के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहता था। जैसे कोलंबो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो गया, तो इंडिया का पहला ऐसा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, वो केरला की गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट हुआ गया है, ठीक है। लैंडलॉर्ड मॉडल के बेसिस पे PPP मॉडल, ठीक है। लैंडलॉर्ड मॉडल किसके अंदर आता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहाँ पे बेसिकली ओवरऑल जो कंट्रोल होगा पब्लिक सेक्टर का होगा, लेकिन ओवरऑल उसको मैनेज कौन कर रहा होगा, प्राइवेट सेक्टर कर रहा होगा, जिससे एफिशिएंसी ओवरऑल जो है बढ़ेगी, ठीक है। तो याद रखना। बाकी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर एविएशन सेक्टर, देखो ये काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं, हॉस्टल के अंदर लोग रह रहे थे, प्लेन आके उसके ऊपर गिरा, ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, प्लेन के चक्कर में क्या होगा, काफ़ी लोगों की डेथ होगी। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है जितने भी तुम्हारे इंस्टीट्यूशन है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये मेन प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी है जो बेसिकली सेफ्टी इश्यूज़ को मेजर डील करती है। ऑल द रेगुलेटरी फंक्शन जो है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जो सारा डील करती है सिविल एविएशन से रिलेटेड। जितने भी उससे रिलेटेड रेगुलेटरी फंक्शन जो है वो कौन देखता है, डायरेक्टरली जनरल ऑफ सिविल एविएशन। बाकी एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, हम नाम से पता चल रहा है कि मतलब कितना प्राइस होगा कितना नहीं, एयरप्लेन वगैरह की सर्विस का वो कौन मेजर करता है, एरा मेजर करता, कंट्रोल करता। बाकी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, एविएशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को बेसिकली ये ले डाउन करता है। चिकागो कन्वेंशन है एक आपकी, ठीक है, एक चिकागो कन्वेंशन है ICAO की। तो ये याद रखो कि इट इज़ वन ऑफ द कन्वेंशन इन ऑर्डर टू इंश्योर द सेफ्टी इन द सिविल एविएशन सेक्टर। तो ये सिविल एविएशन के स्टैंडर्ड जो है इंडिया में कौन लागू करता है, ब्यूरो
ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ठीक है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, अब कोई भी मेजर एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, अब एयरक्राफ्ट विथ ऑल अप वेट ऑफ मोर देन 2250 kg, अगर इतना वेट है या उससे ज़्यादा वेट है और उस प्लेन का कुछ एक्सीडेंट हुआ है, इतने मेजर मतलब वेट वाला एक्सीडेंट जो होगा, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। बाकी केप टाउन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल पार्लियामेंट पास द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, अब बेसिकली केप टाउन कन्वेंशन को एक वन ऑफ द कन्वेंशन है अगेन फॉर प्रोटेक्शन। अब मेजरली क्या है, अब इन ऑर्डर टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द एयरप्लेन, अब नॉर्मली क्या हो रहा है तुम्हारा एयरक्राफ्ट वगैरह जो होते हैं ना, नॉर्मली क्या होता है कि तुम्हारा ये लगा लो कि अब बड़े बड़े प्लेन है ना, प्लेन वगैरह के ऊपर कुछ लोन वगैरह लिया होगा, इंजन्स है, एयरक्राफ्ट है, इसके लिए कुछ लोन्स वगैरह लिए होंगे, तो हो सकता है कि भाई ये लोन का घपला हो जाए, इन्वेस्ट जिन्होंने लोन लिया है वो वापस दे ही ना, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि ताकि क्रेडिटर जो है उसके जो इंटरेस्ट है वो प्रिजर्व रहे, ठीक है। तो याद रख लेना बस, सिंपल सा केप टाउन कन्वेंशन जो है एयरक्राफ्ट वगैरह इन सब चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो एसेट मोनेटाइजेशन, ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई गवर्नमेंट की कुछ प्रॉपर्टी है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर रही, ऐसे पड़ी हुई है, उसका कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा, तो हमने क्या कर दिया कि ये प्रॉपर्टी जो है प्राइवेट सेक्टर कह दिया कि तुम इसको ढंग से यूटिलाइज़ करो, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है इसकी ओनरशिप हमारे पास ही रहेगी, लेकिन इनकेस अगर यहाँ से इसको यूटिलाइज़ कर रहे हो, यहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, तो उसमें से कुछ शेयर जो तुम दोगे वो किसको दोगे, गवर्नमेंट को दोगे, ठीक है। बाकी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, उसका टारगेट था 6 लाख करोड़, ठीक है, कि हमें 6 लाख करोड़ तक मोनेटाइज़ करना है, 2022 से 2025 तक का टारगेट था। पब्लिक सेक्टर एसेट को, और मोस्टली कौन से, ब्राउन फील्ड एसेट जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन 100% गवर्नमेंट ओन कंपनी है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर। मेनली जो तुम्हारा मोनेटाइजेशन होता है नॉन कोर एसेट का, वो कौन देखता है, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है हमें। इसके अलावा देखो माइनिंग एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें न्यूज़ में थी, तुम्हारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ये बोला गया है कि इट इज़ शिफ्टिंग टूवर्ड द स्ट्रेटजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी, मैंने पहले भी बताया, इसका मतलब ये है कि अब इन केस अगर हम ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बन रहे हैं ना, इन केस अगर इंडिया कोई चीज़ अगर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो लोग ये कहे कि भाई यहाँ से अगर नहीं लिया तो हमारी तो ऐसी हो जाएगी, हमारे को इंडिया से ये वाला सामान लेना ही लेना है, इंडिया की ये चीज़ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे नॉर्मली होता है ना, ताइवान वगैरह से सेमीकंडक्टर लेना है, भाई वहाँ से नहीं लिया तो वहाँ पे सब ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रहा है, ऐसे ही हमारे ऊपर डिपेंडेंसी इंक्रीज़ हो, इस तरीके से हम पार्ट बन जाए ग्लोबल वैल्यू चेन का। तो वी हैव टू शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम जस्ट कॉस्ट बेस्ड कॉम्पिटिटिवनेस टुवर्ड द स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी, ठीक है। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर, ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखो कि क्रूड स्टील जो है, इंडिया इज़ द नेट इम्पोर्टर, ग्लोबल प्राइस जो है कंपैरेटिवली कम था, डंपिंग वगैरह होती है तुम्हारी चाइना वगैरह से, तो उसके कारण तुम्हारा इंडिया में कंपैरेटिवली स्टील का इंपोर्ट ज़्यादा हुआ है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा, नॉर्मली अगर हम कहेंगे कि भाई इंडिया तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन नहीं, फिर भी इंपोर्ट हो रहा है। इवन मैंने बोला है ना, कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फिगर्स है, जैसे पल्सेस में इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इवन देन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस। बाकी अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स जो इट हैज़ रोज फ्रॉम 7 टू द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी, ठीक है। एक्सपोर्ट कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स हैव बिकम द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अगर हम बात करते हैं तो इंडिया कर रही है फिलहाल के टाइम पे। लॉजिस्टिक कॉस्ट देखो, नॉर्मली क्या होता था, इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट के कारण तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली कम होती थी, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग के कारण भी इनएफिशिएंसी बढ़ती थी, तो जो पहले थी 8.8% थी, अब 7.97% हो गई है। तभी मैंने बोला है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है, 38 हो गई है फिलहाल के टाइम पे 44 से, ठीक है। बाकी टियर 2-3 सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इज शिफ्टिंग टू द स्मॉलर क्लस्टर। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है इन द रिसेंट टाइम इज शिफ्टिंग टू द स्मॉलर क्लस्टर, ठीक है। हुबाबली, दाराबाद एरोस्पेस के लिए लोअर कोस्ट, ओवरहेड कोस्ट जो है कंपैरेटिवली कम है, ये एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे हुबाली दाराबाद रीजन, ठीक है, एरोस्पेस के लिए। बाकी एमएसएमई अकाउंट फॉर 35% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, 48% ऑफ एक्सपोर्ट, 31% ऑफ जीडीपी। देखो ये याद रख लो कि ओवरऑल एमएसएमई का सिग्निफिकेंस क्या है, उसके लिए कुछ डाटा है, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, जीडीपी, ठीक है। ट्रेड्स मतलब ये होता है, ये लगा लो कि भाई बड़ी बड़ी कंपनी है, उन्होंने कुछ एमएसएमई से, ये बड़ी कॉर्पोरेट है, ये एमएसएमई है, ठीक है। अब इन्होंने कुछ एमएसएमई से खरीदा,
तुरंत तो पैसा नहीं देगी, वो क्या देगी, कुछ ट्रेड रिसीवेबल एक रिसिप्ट दे देगी। अब इस रिसिप्ट को जाके बैंक से कह सकता है कि हमें कुछ टाइम के लिए लोन चाहिए, ठीक है, एमएसएमई। तो उस बेसिस पे ट्रेड प्लेटफॉर्म क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि वो जो ट्रेड रिसीवेबल एमएसएमई को मिला है ना, उसके बेसिस पे उसको लोन मिल जाए, ठीक है। एंड डिस्काउंटिंग पे मिलता है, इसका मतलब ये है कि अगर ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख का है तो उनको 90,000 तक करीबन मिलेगा। बाकी का जो अमाउंट है लगा लो, दैट विल बी द प्रॉफिट फॉर द बैंक, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं, सर्वे आर्ग्यूज फॉर इंक्रीजिंग बैकवर्ड जीबीसी पार्टिसिपेशन। नॉर्मली क्या हो रहा है, हम थोड़ा बहुत ही कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर। नॉर्मली बोला जाता है कि खाली 5% का कंट्रीब्यूशन करते हैं ओवरऑल ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर, जो कि कंपैरेटिवली कम है। तो हमें बैकवर्ड जीबीसी पार्टिसिपेशन जो है, ठीक है, हमें क्या करना है, बेसिकली ये बोला है कि इंपोर्टिंग द इंटरमीडिएटरीज टू असेंबल फॉर एक्सपोर्ट। हम क्या कर सकते हैं कि जो बीच के सामान है उसको हमने भाई इंपोर्ट कर दिया, बाकी हम क्या करेंगे, सारे सामान को असेंबल करके फिर हाई वैल्यू प्रोडक्ट जो है उसको एक्सपोर्ट कर दिया, जिससे क्या होगा, ओवरऑल हमारी जो वैल्यू होगी एक्सपोर्ट की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। हमें क्या करना है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड असेंबली, ठीक है, ये कुछ कीवर्ड है, ध्यान रख सकते हो। बाकी सर्वे वॉन्स अगेंस्ट द एक्सपेंडिंग रिन्यूएबल फास्टर देन द ग्रिड स्टोरेज कैपेसिटी, एक कीवर्ड है ग्रिड कंजेशन इशू। मतलब तुम्हारा भाई रिन्यूएबल एनर्जी तो बढ़ रही है, लेकिन ग्रिड कनेक्टिविटी, ग्रिड स्टोरेज सिस्टम वो तो है ही नहीं, ग्रिड कंजेशन इशू, ये वन ऑफ द इशू है। दैट कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी का क्वेश्चन है, इसको डाल सकते हो यहाँ पे। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है। एक ग्रीनियम मतलब होता है कि लोअर यील्ड देन अ कन्वेंशनल बॉन्ड। कन्वेंशनल बॉन्ड जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल बॉन्ड है, उसकी यील्ड कंपेरेटिवली तुम्हारी ज़्यादा है, मतलब इन्वेस्टर को ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन कोई बॉन्ड जिसमें इन्वेस्टर को प्रॉफिट कम मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी डिमांड ज़्यादा है। इनकेस डिमांड ज़्यादा है तो कंपेरेटिवली यील्ड कम है, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारा सोवरेन ग्रीन बॉन्ड ऐसा इशू करा है जिसमें कंपेरेटिवली यील्ड उसकी जो होती है इट वॉज लोअर देन द कन्वेंशनल बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स आर आल्सो नाउ लुकिंग फॉर द ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ग्लोबल फ्लोज आर skewed, developing nation एक्सक्लूडिंग चाइना रिसीव ओनली 15% और द प्राइवेट क्लाइमेट कैपिटल। देखो अब इसमें ये है कि भाई तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जो है ओवरऑल वो स्क्यूड हो गया, बिकॉज हमें पता है ना वोल्टिलिटी है, हर जगह लड़ाई झगड़ा चल रहा है वेस्ट एशिया में, तुम्हारा रशिया यूक्रेन के अंदर, इवन तुम्हारा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी इंक्रीज हो रही है, उसके कारण ओवरऑल तुम्हारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है इट इज़ गेटिंग रिड्यूस। बाकी एयर डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, देखो ये कहा गया है कि देर इज़ नीड टू फोकस ऑन लिवरेजिंग द ए फॉर सोशल इंक्लूजन, ठीक है, डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट, ट्रीटिंग एआई एज अ स्ट्रेटेजिक चॉइस रेदर देन टेक्नोलॉजिकल इन्वेटिबिलिटी। हमें एज अ चॉइस की तरह इसको यूज़ करना है। देखो एक चीज़ बोला है कि अनकैलिब्रेटेड डेवलपमेंट, हम बिना सोचे समझे अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वर्कफोर्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक। लेकिन कैलिब्रेटेड डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, वी आर फोकसिंग ऑन अ डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट, फ्रूगल एआई, ठीक है। गिवन द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट पॉलिसी शुड, अब देखो ये बोला गया कि स्मॉल लैंग्वेज मॉड्यूल्स पे हम फोकस करना है। देखो तुम्हारा चैट जीपीटी वगैरह हो गया, ठीक है, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे, ऑलरेडी हमारे इंडिया के अंदर एनर्जी कंस्ट्रेंट है, तो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि इंडिया स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी हम अडोप्ट करें, तो हम क्या कर सकते हैं, छोटे मॉड्यूल्स, स्मॉल लैंग्वेज मॉड्यूल्स जो है उसको अडोप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वन ऑफ द एक कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिक सर्वे ने डिस्कस करा है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम साइंस एंड टेक का पीटी पढ़ेंगे। बाकी चेजिंग फ्रंटियर मॉडल्स, ठीक है, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो गया, फिजिकली प्रोहिबिटिव है इंडिया के लिए, रिसोर्स इंटेंसिव है जैसे मैंने बताया, तो इंडिया शुड ट्रेड ऑफ स्केल फॉर एफिशिएंसी, ठीक है। हमें एफिशिएंसी पे फोकस करना है। फोकस मस्ट बी ऑन डोमेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन। इन केस अगर कोई ऐसी एरिया है जहाँ पे भाई लार्ज लैंग्वेज मॉडल चाहिए तो ठीक है, लेकिन इन केस अगर जहाँ पे पॉसिबल है तो वी मस्ट फोकस ऑन द स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है। तो बाकी कंप्लायंस कोर्स ऑफ हैवी रेगुलेशन हर्ट द स्मॉल इन्वेस्टर्स, ठीक है। इंडिया नीड अ रिस्क बेस्ड अप्रोच रेदर देन वन साइज फिट ऑल अप्रोच। तो रिस्क बेस्ड अप्रोच, ठीक है, हमें बेसिकली ये देखना है कि भाई जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे रेगुलेशन ज़्यादा बढ़ाओ, जहाँ पे रिस्क कम है रेगुलेशन कम रखो। ऐसा नहीं कि हर जगह रेगुलेशन आप करते रहे, रेगुलेशन को कम रखो ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो लेट मूवर एडवांटेज। अब एक चीज़ याद रखो, नॉर्मली क्या है कि इंडिया ने कंपैरेटिवली एआई जो है उसको बाद में अडॉप्ट करा, तो इंडिया को एक आइडिया लग गया कि भाई इनकेस अगर एआई को अडॉप्ट करेंगे तो एनर्जी इंटेंसिव है बहुत ज़्यादा,
भाई कर्जे में आ जाओगे। तो इंडिया को आइडिया लग गया है कि अब हमें भाई लार्ज लैंग्वेज मॉडल तो बहुत महंगा पड़ जाता है, कर्जे में डुबा देता है नेशंस को, तो हमें स्मॉल लैंग्वेज मॉडल को फॉलो करना है। तो इंडिया हैज़ गॉट द लेट मूवर एडवांटेज, ट्रांसफॉर्म द इंडिया फ्रॉम IT बैक ऑफिस टू AI फ्रंट ऑफिस। देखो अब जैसे मैंने बताया ना कि इन द रिसेंट टाइम, जैसे मैंने बात करी थी एक बार पहले भी, कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है इंडिया में बढ़ रहे हैं, जो कि मॉडर्न बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का काम कर रहे हैं, मॉडर्न डे BPO का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था, हम कॉल सेंटर वगैरह काम ले रहे थे, लेकिन नाउ AI फ्रंट ऑफिस। ठीक है, हम बेसिकली हमारे को आउटसोर्स करा जा रहा है काम, वो भी एडवांस काम, IT वगैरह, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह का, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का हम हब बन गए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है। तो सर्वे ने बोला है कि AI इकोनॉमिक काउंसिल बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, टू अलाइन द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट विद द लेबर मार्केट रियलिटी, लेबर की जो रियलिटी है उसको ध्यान में रखते हो टेक्नोलॉजी डेवलप करो, उसके लिए एक काउंसिल होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए, ये इकोनॉमिक काउंसिल। ठीक है, बाकी एनुअल सर्वे इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं ASI की, 2023-24 का रिलीज़ हुआ है, मोस्टली निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ग्रोस वैल्यू एडिड जो है, ठीक है, अब यहाँ पे इंडस्ट्री के द्वारा ग्रोस वैल्यू एडिड जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 11.89% करंट प्राइस में। टॉप 5 इंडस्ट्रीज बेसिक मेटल, वाटर व्हीकल, केमिकल प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, फार्मा। ठीक है, दे आर द टॉप 5 इंडस्ट्रीज। टॉप 5 स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, UP। ठीक है, बाकी इंडस्ट्रियल आउटपुट 5.8 हुआ है आपका। ठीक है, इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रो हुआ है 5.8% से। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, द इंडस्ट्रियल सेक्टर एडेड द 5.7 मिलियन जॉब। तो ये कुछ डाटा है जो याद कर सकते हैं आप। ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान, जैसे मैंने बताया कि 60% से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, 90% ऑफ एडवांस चिप। इंडिया का सेमीकंडक्टर का मिशन है 2021 में लॉन्च हुआ। सेमीकंडक्टर फैब स्कीम, ठीक है, 50% फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेमीकंडक्टर वेफर फैब यूनिट वगैरह इंडिया में बनाने के लिए 50% ऑफ फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा जा रहा है बाय इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव, ठीक है, डिज़ाइन स्टार्टअप MSME को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव 15 करोड़ पर कंपनी। ठीक है, विक्रम 32 बिट प्रोसेसर इंडिया का पहला फुली इंडिजनाइज माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। बाकी माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट 2025 की अगर हम बात करते हैं, तो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट रिप्लेसेस द अर्लियर नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है कि मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट, खाली एक्सप्लोरेशन नहीं करना, अब हमें डेवलपमेंट पे भी फोकस करना है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ पेमेंट टू ट्रस्ट, देखो नॉर्मली क्या होता है कि ट्रस्ट को पैसा देना पड़ता है ताकि जिस रीजन में माइनिंग वगैरह हो रही है, इम्पैक्टेड रीजन, वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटी भी कर सके। तो ट्रस्ट को पैसा देने के लिए पहले क्या होता था कि 2% ही पैसा देते थे। ठीक है, अब 3% तक पैसा देना पड़ेगा ताकि जो इम्पैक्टेड एरिया है उसमें डेवलपमेंट वर्क ज़्यादा हो सके। ठीक है, लीज होल्डर कैन अप्लाई टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर एडिंग अदर मिनरल्स टू एन एग्जिस्टिंग लीज। ठीक है, तो ये सिंपल याद रखो कि लीज होल्डर कह सकता है कि भाई हम जो एग्जिस्टिंग माइंस वगैरह कर रहे हैं, हम इससे और ज़्यादा माइंस वगैरह को भी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो हमारे को लाइसेंस वगैरह दे दो। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनल अमाउंट नीड टू बी पेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। ठीक है, तो पहले होता था कि एडिशनल अमाउंट देना पड़ता था, अब क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल को एक्सप्लोर करने के लिए हटा दिया गया। तो एम्पावर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट टू फ्रेम द रूल्स रिगार्डिंग मिनरल एक्सचेंज। ठीक है, मिनरल एक्सचेंज यानी कि अब ये लगा लो कि मार्केट एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया, उसमें इनकेस अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो, अब आपको मार्केट चाहिए कि भाई मेरा एक्सप्लोर तो कर दिया, अब मैंने मिनरल एक्सट्रैक्ट भी कर दिए, अब मुझे मार्केट चाहिए इसकी, तो उसको मार्केट को बढ़ावा देने के लिए, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए मार्केट के लिए मिनरल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से रिलेटेड रूल कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नो लिमिट ऑन द सेल ऑफ मिनरल्स। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि लिमिट थी कि भाई कैप्टिव माइंस, यानी कि अब ये लगा लो कि कोई बंदा है उसने माइनिंग का एक्सट्रैक्शन करा, अब एंड यूज़ क्या होगा उसका, दे वो रिस्ट्रिक्शन, अब वो रिस्ट्रिक्शन जो है उठा दी गई है। अर्लियर कैप्टिव माइंस वर अलाउड टू सेल अप टू 50% ऑफ मिनरल प्रोड्यूस इन अ ईयर आफ्टर मीटिंग एंड द एंड यूज रिक्वायरमेंट। ठीक है, 50% था कि भाई 50% तक आप जो है सेल कर सकते हो, बाकी अब हटा दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपको जो जहाँ पे यूज़ करना है, जिसको जहाँ पे सेल करना है आप करो, लेकिन एक्सट्रैक्ट करो। माइनिंग की कैपेसिटी जो है हमारे इंडिया की पोटेंशियल है, उसको एक्सप्लोर करो। ठीक है, बाकी एक डिजिटल मिनरल फाउंडेशन होता है, ठीक है, माइन एंड मिनरल एक्ट ऑफ 1987 के अंदर बना है, नॉन प्रॉफिट फंड है बेसिकली। ठीक है, ऐसी स्टेट जहाँ पे माइनिंग के कारण इफेक्ट हुआ है, डेवलपमेंट ऑपरेशन के लिए बेसिकली ये इसका फंक्शन होता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्ड है टू मेक द रूल्स प्रिस्क्राइबिंग द कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। बाकी
मैंने जैसे बताया कि माइनिंग लीज होल्डर जो होते हैं वो कुछ अमाउंट पैसा देते हैं ट्रस्ट में से, जैसे अब फिलहाल के टाइम पे कितना हो गया, इट इज़ 3%, ठीक है। तो 3% है फिलहाल के टाइम पे। 10% ऑफ रॉयल्टी फॉर द लीज इज ग्रांटेड। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि तुम्हारा जो 3%, ठीक है, यहाँ पे 3% जो था वो था किस पर्पज़ के लिए, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के लिए, ये अलग चीज़ है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के लिए आपका है कि 10% कम से कम रॉयल्टी ऑफ द लीज ग्रांटेड, मतलब इन केस अगर 2015 है उसके बाद अगर ग्रांट करा गया तो 10% है, उससे पहले 30% था, ठीक है। तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइन लीज होल्डर डिफर फ्रॉम मिनरल टू मिनरल है। देखो अब याद रखो कि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है उसके लिए कंपेरेटिवली लीज अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ रॉयल्टी, ठीक है, रॉयल्टी डिफर फ्रॉम मिनरल टू मिनरल, ठीक है। अब रॉयल्टी जो होती है मिनरल टू मिनरल डिपेंड करती है, कौन सा मिनरल कितना ज़्यादा उसकी कीमत है मार्केट के अंदर। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड मस्ट बी स्पेंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर द प्रधानमंत्री। देखो एक तुम्हारा कृषि, एक प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना होता है, वो याद रखना। तो ये बेस्ड ऑन खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंदर इस फंड का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो फंड के कुछ प्रायोरिटीज़ होती है, 70% उससे ज़्यादा फंड बेसिकली कहाँ जाता है, हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन वगैरह, ठीक है। 10% ऑफ एनुअल रिसिप्ट सेट असाइड फॉर सस्टेनिंग द लाइवलीहुड इन द पोस्ट माइनिंग एरियाज, ठीक है। तो याद रखना है कि पोस्ट माइनिंग एरियाज हम वहाँ की लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम 10% तक अमाउंट जो है उसको बचा के रखते हैं। बाकी इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट आयरन ओर, क्रोमाइट, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, ठीक है, सिलिमाइट। तो इन मिनरल्स के अंदर इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट। 100% डिपेंडेंट है लिथियम, कोबाल्ट, निकल, नाइबोबियम, गैलियम, ठीक है। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है। निकल इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो इंडिया में भी सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया से ही आता है, तो ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। बाकी सिग्निफिकेंट इंपोर्ट आर रिक्वायर्ड फॉर द रॉक फॉस्फेट, ठीक है, मैग्नेसाइट, मैग्नीज ओर। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि यूपीएससी डायरेक्टली पूछ लेता है कि इस मिनरल के अंदर इंडिया जो है इंपोर्ट डिपेंडेंट ही नहीं है, सब कुछ सब जो होता है वो सेल्फ सफिशिएंट है, जो कि गलत चीज़ है आपकी। बाकी यूरेनियम की अगर बात करते हैं, जड़ागुड़ा इज़ द फर्स्ट माइन इन द कंट्री टू प्रोड्यूस द यूरेनियम और ऑन द कमर्शियल स्केल। हाँ ठीक है, तो ये याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पे अदर माइंस तुम्हारा बोझगटा माइन, लंबापुर आंध्र प्रदेश के अंदर। देखो यूरेनियम डिपॉजिट हमारे इंडिया में फ्रेगमेंटेड है, काफ़ी स्मॉल है, लोअर ग्रेड के होते हैं। दैट द रीज़न मेजोरिटी ऑफ यूरेनियम इंडिया में जो होते हैं इंपोर्ट होते हैं। थोरियम का तो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, लेकिन यूरेनियम का कंपेरेटिवली कम प्रेजेंस है, ठीक है। अगर हम एलुमिनियम की बात करते हैं, बॉक्साइट जो है प्राइमरी कोर होता है इसका, ठीक है। सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो मेटल है अर्थ क्रस्ट के अंदर वो एलुमिनियम है। लो डेंसिटी होती है इसकी, थर्मल कंडक्टिविटी कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। बाकी उड़ीसा के अंदर 41% इसका रिजर्व है, छत्तीसगढ़ में उसके बाद सबसे ज़्यादा है। उड़ीसा लीडिंग प्रोड्यूसर भी है, ठीक है। उड़ीसा लीडिंग प्रोड्यूसर है स्टील की भी, एक चीज़ याद रखना, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है क्रूड स्टील का, उड़ीसा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। फर्स्ट कौन है, चाइना। चाइना इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ब्राज़ील। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, एल्यूमिनियम का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, चाइना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील, देन इंडिया है, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, उड़ीसा में। कॉपर की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है 57%, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में होता है। मेजर माइंस क्या है, सिंगबम, आपका खेतरी एंड बालाघाट, ठीक है। चिली की अगर हम बात करते हैं तो लार्जेस्ट शेयर होता है, 19% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी यहाँ पे हो रहा है चिली के अंदर कॉपर का, ठीक है। पेट्रोलियम एंड नेशनल गैस रेगुलेटरी बोर्ड की अगर बात करते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। बाकी रेगुलेशन ऑफ रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, मार्केटिंग, सप्लाई, सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। देखो अब याद रखो, प्रोडक्शन स्टेज पे तुम्हारा इसका कुछ काम नहीं है, इसका काम होता है रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, मार्केटिंग, प्रोडक्शन के बाद की जो चीज़ें हो रही है, ठीक है। यूपीएससी ने ऑलरेडी 25 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रोडक्शन के टाइम पे काम नहीं होता, प्रोडक्शन के बाद के टाइम पे काम होता है, ठीक है। अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ दिस बॉडी गो बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी एस्टेब्लिश अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003। तो याद रखना जरूरी है। देखो एक चीज़ याद रखो कि बजट ने डेडिकेटेड रियर अर्थ कॉरिडोर बनाए हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर बनाए हैं, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, ताकि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स वगैरह जो है हम उसको एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप होती है परमानेंट मैग्नेट। एडवांस इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, मोटर वगैरह इसमें यूज़ होता है,
ठीक है। तो पीएम मित्रा स्कीम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर होती है। 2021-22 से 2027-28 का टारगेट है। 5F फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरन, ये विज़न है इसका, ठीक है। मित्रा पार्क स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर बनाए जाएंगे, जिसमें 49% इक्विटी सेंटर की होगी, 51% स्टेट गवर्नमेंट की होगी। फाइनेंशियल असिस्टेंट 800 करोड़ का प्रोवाइड करा जाएगा पर पार्क ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एंड 500 करोड़ का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। स्मॉल पोर्शन 10% तक का कमर्शियल डेवलपमेंट हो सकता है आपका, ठीक है। अब ये लगा लो पूरा मित्रा पार्क है कि 10% एरिया रियल एस्टेट वगैरह के लिए डेवलपमेंट हो सकता है इसका, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, टेक्सटाइल के अंदर सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, चाइना के बाद। 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया, ठीक है। शेयर कितना है? 3.91%। तो ये कुछ चीज़ें हैं दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, अब ये कहा जा रहा है कि सिटी का साइज़ इनकेस अगर डबल हो रहा है ना, प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है बाई 12% इन इंडिया ड्यू टू नॉलेज स्पिल ओवर। देखो नॉर्मली कहा जाता है ना कि भाई अर्बनाइजेशन के फ़ायदे क्या है। अब अर्बनाइजेशन इन केस हो रहा है, साइज़ बढ़ रहा है उसका, तो उससे क्या होगा? नॉलेज ट्रांसफ़र होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर होगा। तो इस सब चीज़ों के कारण क्या हो रहा है? प्रोडक्टिविटी तुम्हारी जो है बढ़ रही है 12%। ये इंपॉर्टेंट डाटा याद कर सकते हो। अर्बनाइजेशन इज़ कंसनट्रेटेड इन क्लास 1 सिटीज़, टियर 1 सिटीज़। ये देखो ओवर अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है मेट्रोपोलिटाइजेशन। हमारे इंडिया में क्या हो रहा है? तुम्हारा ये होता है, जैसे लगा लो रूरल एरिया है, ये टियर 3 सिटी है, 2 सिटी है, 1 सिटी है। हमारे इंडिया में जो माइग्रेशन हो रहा है ना, वो ऐसा हो रहा है सीधा टियर 1 सिटी में। तो इसको कहते हैं मेट्रोपोलिटाइजेशन, जो कि गलत चीज़ है, ठीक है। इंडियाज़ अर्बनाइजेशन रेट इज़ लोअर देन द पीयर, ठीक है। देखो हमारे इंडिया में देयर इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ ओवर अर्बनाइजेशन एंड अंडर अर्बनाइजेशन, क्योंकि स्टिल नाउ 35% लोग ही अर्बन एरिया में रह रहे हैं। एंड एक चीज़ याद रखो, अर्बनाइजेशन रेट कि देखो रूरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री हो रहा है इन द रिसेंट टाइम। इंडस्ट्री जो है वो कह रहा है कि भाई हम रूरल एरिया में बना लेते हैं अपना शासन, क्योंकि वहाँ पे हमारे को खर्चा कम होता है, तो इसके कारण माइग्रेट ही नहीं करेंगे लोग इनके अगर इंडस्ट्री रूरल एरिया में बन रही है। तो वन ऑफ द रीज़न फॉर द लो अर्बनाइजेशन, रूरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। टॉप 10 सिटीज़ होल्ड द 9% ऑफ पॉपुलेशन बट कंट्रीब्यूट 28% ऑफ GDP, ठीक है। 9% है 10 सिटी के अंदर। 10 सिटी हमें पता ही है, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये सारी चीज़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा तुम्हारा GDP यहाँ से आ रहा है। तो स्क्यूड डेवलपमेंट का भी वन ऑफ द रीज़न है, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया की जो सिटी है दे आर एडमिनिस्ट्रेड रेदर देन गवर्न। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू अलाइन द अथॉरिटी विद द अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी इनकेस दी हुई है तो उसको अकाउंटेबिलिटी भी दो। वी हैव टू फोकस मोर ऑन मेकिंग आवर सिटी गवर्न, उनको ऑटोनॉमी ज़्यादा दो, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम बात करते हैं तो डोर टू डोर कलेक्शन जो है 98% तक हो रहा है। 98% घरों तक डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है। वेस्ट प्रोसेसिंग जो है 16% थी 2024 में, 80% हो गया। देख रहे हो 16% से तुम्हारा बढ़ के हो गया 80%। ये डाटा ये ग्राफ वगैरह बना सकते हो। अगर हम इंफॉर्मेलिटी की बात करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, इन्होंने बोला है कि इंफॉर्मेलिटी मस्ट बी इंटीग्रेटेड नॉट इरेडिकेटेड। उसको इंटीग्रेट करो, उसको फॉर्मलाइज करने की कोशिश करो। एक इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है। पैराग्लाइडिंग शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं, सिटीज मस्ट मूव फ्रॉम स्कीम कंप्लायंस माइंडसेट टू बैलेंस शीट एंड आउटकम माइंडसेट। मतलब खाली ऐसा नहीं है कि भाई स्कीम आ रही है उसको कंप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वी मस्ट फोकस ऑन आउटकम। इन केस अगर वो स्कीम आ रही है उससे और ज़्यादा बेटर आउटकम कैसे आ सकता है, कम से कम पैसों में कैसे ज़्यादा एफिशिएंट वे में स्कीम को इम्प्लीमेंट करा जा सकता है, दैट मस्ट बी द फोकस, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है। मैंडेट एवरी मिलियन प्लस सिटी शुड हैव स्टैट्यूटरी 20 ईयर सिटी स्पेशल लैंड इकोनॉमिक प्लान। ऐसा नहीं है कि भाई लैंड है उसको अनप्लान वे में आप यूज़ कर रहे हो। एक प्लान होना चाहिए भाई, अगर इनकेस अगर ये लैंड है पूरी मेट्रो सिटी के अंदर, उसको यूज़ कैसे करना है, ये ज़रूरी है अनप्लान अर्बनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए। बाकी इकोनॉमिक सर्वे की और चीज़ें जो पीछे कवर नहीं हुई है। स्ट्रेटजिक सेंस की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेटजिक सोबरिटी एक कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने बोला है, रेदर देन डिफेंसिव पेसिमिज्म, ठीक है। हम इन्होंने कहा है कि स्ट्रेटजिक सोबरिटी के हमें फोकस करना है। रिस्पॉन्स इंडिया नीड्स टू जनरेट द सफिशिएंट इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड एक्सपोर्ट अर्निंग इन द फॉरेन करेंसी टू कवर इट्स राइजिंग इंपोर्ट बिल। अब हमें घबराना नहीं है कि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, जबकि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, ठीक है। हमें इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इंक्रीज़ करना है कि भाई इन्वेस्ट करो, एक्सपोर्ट करो इंडिया से।
तो ये हमारा फोकस होना चाहिए, जिसको हम कहेंगे कि पेसिमिस्ट। हमें बस डरना नहीं है कि इम्पोर्ट का बिल बढ़ रहा है, वी हैव टू फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक सोबिलिटी, मतलब हमें फ्यूचर ओरिएंटेड रहना है, फास्ट फ्यूचर ओरिएंटेड इन द सेंस वी मस्ट बी पॉजिटिव इन आवर माइंडसेट। ठीक है, राइजिंग इम्पोर्ट विल इनवेरेबली अकम्पाई राइजिंग इनकम। हमें ये नहीं डरना है बेसिकली कि भाई इम्पोर्ट बढ़ रहा है, कोई बात नहीं। हमें क्या करना है, हमें एक्सपोर्ट को भी साथ में बढ़ाना है, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है। इंडिया शुड स्टे काम एंड प्रैक्टिकल। स्ट्रेटेजिक सोबरिटी मतलब ये होता है काम रहो, प्रैक्टिकल रहो, फॉरवर्ड लुकिंग रहो। अप्रोच होना चाहिए फॉरवर्ड लुकिंग इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिव फियरफुल। ठीक है, बाकी इंडिया मस्ट रन अ मैराथन एंड स्प्रिंट। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, शॉर्ट टर्म शो को ऑब्जर्व करना है हमें। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। इंडिया मस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू स्टेट कैपेसिटी एज इट्स सेंट्रल डेवलपमेंट ड्राइवर। ठीक है, तो दिस आर सम ऑफ द कीवर्ड दैट कैन बी रिटन। ठीक है, पहले वैसे क्या होता है, हम इन्फ्लेशन वगैरह इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं। हम फोकस करेंगे स्टेट की कैपेसिटी, भाई वो कैसे मैनेज करेगा इन सब चीज़ों को। इन्फ्लेशन इनकेस बढ़ रहा है या तुम्हारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, स्टेट की कैपेसिटी को बढ़ाओ, उस पर फोकस होना चाहिए। स्टेट मस्ट बी फर्म फ्लेक्सिबल, फर्म इन द सेंस डिसिप्लिन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, रूल्स को ढंग से अडॉप्ट करें, फेयर, प्रिवेंट द कैप्चर इन द सेंस ये होना चाहिए भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, डेप्ट के अंदर आ रहे हो। इट मस्ट बी फेयर, इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल, इट मस्ट बी फर्म। 3F policy in order to strengthen the state capacity, that will be firm, flexible and fair. बाकी entrepreneur state a modern definition of governance that manage the risk rather than avoiding it। हमें रिस्क से बचना नहीं है, हमें उसको मैनेज करना है। redefining the state from regulation and control to enabling। ठीक है, रूलर्स राज टू सिटीजन्स राज, कुछ कीवर्ड्स हैं जो डायरेक्टली लिख सकते हैं। सर्वे नोट दैट द स्टेट कैपेसिटी वर्क्स बेस्ट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम प्रोड्यूस एंड प्रोटेक्ट टू फैसिलिटेट एंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, स्टेट मस्ट फोकस ऑन फैसिलिटेट एंड कोऑर्डिनेट। देखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, प्रोसेस रिफॉर्म इंपॉर्टेंट दैन द पॉलिसी रिफॉर्म। ऐसा नहीं है कि भाई पॉलिसी बनाते रहो, लेजिस्लेटिव चेंजेस करते रहो, जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है। तो प्रोसेस रिफॉर्म इज़ मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिलोसफिकल एंकर, देखो अब एक चीज़ लिखी गई है, सर्वे कॉन्ट्रास्ट द श्रेया विद द प्रिया। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें कंफर्ट के अंदर नहीं आना है। द मेच्योर माइंड चूजेज द श्रेया, इमेच्योर माइंड सेटल फॉर द प्रिया। ठीक है, प्रिया यानी कि कंफर्ट के अंदर आ जाना, श्रेया यानी कि भाई अच्छा ही करते रहो लाइफ में, ऐसा नहीं है कि भाई एक जगह आके कंफर्ट में रुक गए। तो ये ऐसी चीज़ें जो है इट कैन बी यूज फॉर द ऐसे आल्सो, वी मस्ट फोकस ऑन द श्रेया ओवर द प्रिया। ये कथा उपनिषद के अंदर मेंशन है। ठीक है, इंडिया स्टैंड टू गेन एम्ब्रेसिंग डिलेड सेटिस्फिकेशन, इन्वेस्टिंग इन रिलायंस इनोवेशन रेदर देन सीकिंग द क्विक फिक्स। तो हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहिए, वी मस्ट फोकस ऑन रिलायंस इनोवेशन, लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन पे फोकस करना है। सभा सार एन AI टूल टू जनरेट द ऑटोमेटिक मिनट्स ऑफ ग्राम सभा मीटिंग इनहेंसिंग द ट्रांसपेरेंसी, ये कुछ इनिशिएटिव है जो याद कर सकते हैं। शॉर्ट टर्मिस्ट, इसका मतलब ये है कि रेंट सीकिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, जैसे रियल एस्टेट वगैरह हो गया कि भाई वहाँ से पैसा आ रहा है, लेकिन वी मस्ट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन प्रॉफिट। R&D हो गया, फ्रंटियर मैन्युफैक्चरिंग, इसमें इन्वेस्टमेंट करो ज़्यादा, लॉन्ग टर्म जहाँ से प्रॉफिट आ रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी फोकस फेसेस द मैनेज डिसऑर्डर विथ डाइवर्जिंग ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनेमिक्स। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो सोफन हो गया। देखो अब ये चीज़ याद रखो कि इन्फ्लेशन एक टाइम पर थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ तुम्हारा बढ़ रहा है, तो मैनेज डिसऑर्डर एक कुछ कीवर्ड है जो इकोनॉमिक सर्वे ने यूज़ करा है। तो बाकी रिफॉर्म शिफ्ट टुवर्ड द डिजिटल ग्रैनुअल एंड हाई फ्रिक्वेंसी डाटा जल्दी से जल्दी आएगा, तो डाटा इज़ द न्यू ऑयल, तो उसको हम ढंग से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, रिफॉर्म ला सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट, ठीक है, द वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड। अब नॉर्मली क्या है कि अब इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट मतलब ये है कि नाउ इकोनॉमी स्टेट जो है, स्टेट हैज़ बिकम स्टेट, यानी कि अगर नेशन की हम बात करें जैसे USA है, USA प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लेके आ गया, अब वो क्या कर रहा है, ट्रेड को वेपनाइज कर रहा है। ठीक है, अब इसमें नाउ नेशन इज़ फोकसिंग ऑन इट्स ओन ग्रोथ, इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट, जिसका इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट यानी कि स्टेट पॉलिसी बना रहा है जिसके बेसिस पे ग्लोबल डिसऑर्डर हो रहा है, मतलब ग्लोबल डिसऑर्डर इन द सेंस ग्लोबलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। बाकी इंडिया शिफ्ट फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी, अब ये बार बार यूज़ हो रहा है, मैंने बताया कई बार क्या होता है इंडिस्पेंसिबिलिटी। मूविंग बियॉन्ड द रिलायंस टू बिकमिंग अ
क्रिटिकल इन ग्लोबल वैल्यू चेन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान रख सकते हो। गोल इज मूव फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक रिलायंस टू स्ट्रेटेजिक इंडिपेंसिबिलिटी। अब मैंने यहाँ पे लिखा है बिकमिंग अ वाइटल नोड इन द ग्लोबल इकोनॉमी। एक ऐसा नोड बन जाओ कि भाई आपके ऊपर निर्भर हो गया, अब जरूरी हो गया आप ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर। ठीक है, टर्निंग अ स्वदेशी इंटू एन ऑफेंसिव स्ट्रेटेजिक लीवर रेदर देन जस्ट अ डिफेंसिव मेजर। फ्रॉम स्वदेशी टू स्ट्रेटेजिक रिलायंस टू स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी, ये कीवर्ड है जो लिखो अपने आंसर में। मूविंग फ्रॉम थिंकिंग अबाउट बाइंग इंडियन टू बाइंग इंडियन विदाउट थिंकिंग, क्वालिटी प्लस प्राइस, इस पर फोकस करो। देखो, अ टीयर्ड फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक इंडिजनाइजेशन। टीयर 1 क्रिटिकल वनएबिलिटी, मतलब कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे भाई वनएबिलिटी बहुत ज़्यादा, डिफेंस हो गया, एनर्जी हो गया, वहाँ पे तो हमें स्ट्रेटेजिक इंडिजनाइजेशन के ऊपर फोकस करना ही है, रैपिड डोमेस्टिक स्केल अप करना है। टीयर 2 जहाँ पे भाई फिजिबिलिटी है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, ठीक है, जहाँ पे हम कुछ टाइम के अंदर धीरे धीरे करके कंपैरेटिवली इंडिजनाइज कर सकते हैं। टीयर 3 लो अर्जेंसी, मतलब यहाँ पे टीयर फ्रेमवर्क बता दिया गया है, बस तुम्हें यार ऐसा कुछ डाटा कोड कर सकते हो, एक ऐसा पॉइंट कोड कर सकते हो कि टीयर फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक इंडिजनाइजेशन, जहाँ पे टीयर 1 मस्ट भी क्रिटिकल वनएबिलिटी एरिया, जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है इंडिजनाइजेशन के ऊपर। त्रिपुरा का डीरेगुलाइजेशन लेड टू सर्ज इन इन्वेस्टमेंट। देखो ऐसे कुछ एग्जांपल लिख सकते हो, त्रिपुरा में डीरेगुलाइजेशन हुआ, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। इंडियाज करेंसी रिमेन वनरेबल बिकॉज इट रिलाइज ऑन रिवर्सिबल कैपिटल इनफ्लो। ठीक है, अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंडिया ज़्यादा रह रहा है निर्भर, उसके कारण करेंसी जो है ऊपर नीचे जाता रहता है। ठीक है, तो टर्म्स यूज इन सर्वे, देखो टर्म्स ऑफ ट्रेड एक चीज़ यूज़ हुई है, इसका मतलब क्या है, रेशियो कंट्री एक्सपोर्ट प्राइस टू द इम्पोर्ट प्राइस। अब इससे क्या पता चलता है कि परचेजिंग पावर क्या है, इकोनॉमिक हेल्थ क्या है। राइज मतलब होता है कि एक्सपोर्ट प्राइस आर राइजिंग फास्टर देन द इम्पोर्ट प्राइस, एक्सपोर्ट का प्राइस आपका बढ़ रहा है। इनकेस खुद लगाओ कि इंडिया, इनकेस अगर इंडिया कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है ना, तो हमेशा ये नहीं सोचना है कि एक्सपोर्ट का इनकेस अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कॉम्पिटिटिवनेस घट रहा है। जैसे इनकेस अगर कोई ऐसी चीज़ है जो एक्सपोर्ट हो गई होगा, उसका प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया में इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है। इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है तो वी आर नाउ हैव मोर मनी टू मीट द नीड्स ऑफ द इम्पोर्ट, तो दैट इज़ पॉजिटिव थिंग, है ना। तो कंट्री का एक्सपोर्ट प्राइस कितना है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट प्राइस कितना है। द रेशियो मैन्युफैक्चरिंग डिफ्लेटर टू एग्रीकल्चर डिफ्लेटर हैज़ डिक्लाइन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस हैज़ राइजन स्लोअर देन द एग्रीकल्चर प्राइस, दिस इंडिकेट द टाइटर मार्जिन फॉर मैन्युफैक्चरिंग बट बेटर इनकम रियलाइजेशन। ठीक है, अब सिंपल ये समझो कि तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसके प्रोडक्ट के प्राइस नहीं बढ़े इतनी तेज़ी से, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइस बढ़े हैं, जिसके कारण तुम्हारा एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करते हैं उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बस सिंपल सा ये समझ लो। और बाकी अगर हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग शेयर इन द नॉमिनल जीबीए फेल टू 14%। वन ऑफ द रीज़न कि प्राइस कंपैरेटिवली उसके बढ़े नहीं है, प्राइस घटे, प्राइस इतने बढ़े नहीं है इतनी तेज़ी से। ठीक है, रियल अगर टर्म पे बात करते हैं तो उसका जो शेयर है 18% ही है। लो लेबर प्रोडक्टिविटी की बात हुई है। अकॉर्डिंग टू ILO, जीडीपी पर वर्किंग आवर इन इंडिया वॉज $8, प्लेसिंग इट एट 133rd पोजीशन। लेबर प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, हर घंटे $8 तक ही एक लेबर इंडिया में पैसा कमा पाता है, जो कि प्रोडक्टिविटी दिखाता है कि कंपैरेटिवली कम है। देखो बजट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के 4 संकल्प हैं यहाँ पे। टू फोकस ऑन पुअर अंडर प्रिविलेज, 3 संकल्प है बेसिकली, पुअर अंडर प्रिविलेज डिसएडवांटेज। पहला कर्तव्य है एक्सलेट एंड सस्टेन द इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाओ, रिजलाइंस बढ़ाओ। ठीक है, टू वोलेटाइल डायनेमिक्स, फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ पीपल, बिल्ड द पीपल्स कैपेसिटी, मेक देम स्ट्रॉन्ग पार्टनर इन इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। ठीक है, हर कोई एक साथ चले, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। बाकी अगर हम बात करते हैं कुछ जीडीपी इंडिकेटर्स की, ये ध्यान में रख लो कि ऊपर नीचे हो रहा है। पिछले कुछ सालों से लगातार आपका जो फिजिकल डेफिसिट है वो डिक्लाइन हुआ है 6.7% से 4.3%, जो कि पीक पे था 9.2% कोविड-19 के टाइम पे। ठीक है, बाकी रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या होता है, तुम्हारा रेवेन्यू डेफिसिट माइनस जो आपने ग्रांट प्रोवाइड करे हैं फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमें कुछ ग्रांट प्रोवाइड करता है ना, सेंटर कुछ ग्रांट प्रोवाइड करता है स्टेट को, तो इनके साथ कुछ ऐसे ग्रांट प्रोवाइड करें कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो उसको हम माइनस करेंगे, उससे हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ डाटा है दैट कैन बी यूटिलाइज। बाकी रुपी सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, रुपी सबसे ज़्यादा आ रहा है आपका बोरिंग एंड लाइबिलिटी, वो ठीक है, तुम्हारा सबसे ज़्यादा आ रहा है इनकम टैक्स से, इनकम टैक्स के बाद कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है, उसके बाद GST से आ रहा है,
उसके बाद तुम्हारा नॉन टैक्स रेवेन्यू, देन यूनियन टैक्स ड्यूटी। सबसे ज़्यादा जा कहाँ पर है, इंटरेस्ट पेमेंट, देन उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट से ज़्यादा जा रहा है तुम्हारा स्टेट का शेयर, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट, उसके बाद जा रहा है तुम्हारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम के पास, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा डिफेंस के पास जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं दैट कैन बी रिमेंबर। बाकी फर्स्ट कर्तव्य की अगर हम बात करते हैं, एक्सेलरेट एंड सस्टेन द इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके अंदर कुछ पॉलिसी की बात करी गई है। हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे, ठीक है, कुछ फ्रंटियर सेक्टर के अंदर, जैसे कि तुम्हारा बायो फार्मा शक्ति की बात हुई है, स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू द नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अब बायो फार्मा शक्ति एक वन ऑफ द पॉलिसी अनाउंस करी गई है 10,000 करोड़ की नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। तो किस लिए, तो बिल्ड अ इकोसिस्टम फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स, ठीक है। तो स्ट्रेटजी फॉर एआई इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया, इंडिया इज द नेशनल, इट इज़ द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर टू गाइड द रिस्पॉन्सिबल इंटीग्रेशन ऑफ एआई इन इंडियाज हेल्थ सिस्टम। तो ये वन ऑफ द स्ट्रेटजी है शाही, ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर एआई को इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये क्या है, बायो फार्मा शक्ति, बायो सिमिलर प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट जो बेसिकली ऐसा ना है कि तुम्हारा बड़ी बड़ी कंपनी जो है उसके टैगलाइन के साथ चल रहा है, सब कुछ सिमिलर है, ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली वो सस्ते मिल रहे हैं, तुम्हारे जेनरिक प्रोडक्ट से अच्छे हैं, जेनरिक प्रोडक्ट से कंपैरेटिवली एडवांस है, लेकिन तुम्हारे जो कंपनी वाले प्रोडक्ट होते हैं उससे कंपैरेटिवली थोड़े सस्ते हैं, ठीक है। तो ऐसे बायो सिमिलर प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बायो फार्मा शक्ति को लेके आया गया। रेयर अर्थ कॉरिडोर, इसकी हमने ऑलरेडी बात करी है, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसके अंदर रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा, ठीक है। बाकी अनाउंसमेंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ये कुछ प्रोग्राम की बात करी गई है कि नेशनल फाइबर स्कीम को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, बाकी नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम, टैक्स इको इनिशिएटिव टू प्रमोट द ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड सस्टेनेबल टेक्सटाइल एंड अपीयरल, समर 2.0 स्किलिंग वगैरह इंक्रीज़ करने के लिए। बाकी मेगा टेक्सटाइल पार्क्स की बात करी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आ सकता है आपका, क्योंकि टेक्सटाइल के ऊपर कंपेरेटिवली ज़्यादा फोकस है, तो मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितना % शेयर है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं ग्लोबल शेयर कितना है इसका, 3.67% शेयर है प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं दैट कैन बी रिमेंबर। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द खादी, देखो ये इनिशिएटिव है दैट कैन बी डायरेक्टली कोट की क्या गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए, ठीक है। इंडिया सेमीकंडक्टर 2.0 सक्सेस के बाद इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, देखो जब तक अनाउंस नहीं होगा ना, गवर्नमेंट लेके नहीं आती, उसके फीचर्स नहीं लेके आती, तब तक इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, ठीक है। बाकी क्रिएटिंग द चैम्पियंस MSME, डेडिकेटेड 10,000 करोड़ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ग्रोथ फंड, ठीक है, टू क्रिएट द फ्यूचर चैंपियन इंसेंटिवाइजिंग द एंटरप्राइज बेस्ड ऑन द सेलेक्ट क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे हम क्या करेंगे, MSME की ग्रोथ को फोकस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड्स मैंने ऑलरेडी कहा था, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो है उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर कहा है कि मैंडेटरी ट्रेड का यूज़ करो, CPSE की कोई भी परचेज होगी फ्रॉम MSME, मैंडेटरी ट्रेड्स का यूज़ करो, ठीक है। क्रेडिट गारंटी सपोर्ट के लिए एक वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन है जो क्रेडिट गारंटी देगा इसको। बाकी ट्रेड इंटीग्रेशन, ये कहा गया है कि गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जो है, ई मार्केट प्लेस एंड ट्रेड, उसका इंटीग्रेशन करने के लिए बात करी गई है बेसिकली। बाकी सेकेंडरी मार्केट डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन एसेट बैक सिक्योरिटी टू बूस्ट लिक्विडिटी। बस सिंपल याद रखो कि ट्रेड्स क्या है, तुम्हारा एक कंपनी दूसरी कंपनी, MSME ने कुछ इसको दिया, ये क्या देंगे, ट्रेड रिसीवेबल देंगे, ठीक है। अब इस ट्रेड रिसीवेबल को जाके आपने एक प्लेटफॉर्म पे दिया, उस प्लेटफॉर्म ने आपको कुछ डिस्काउंट पे पैसा दे दिया, ठीक है। अब ये पैसा आपके पास आ गया, अब आपको इमीडिएट कुछ प्रोडक्शन की नीड है, आपने पैसा यूटिलाइज़ कर लिया, ठीक है। बाद में जब ये कंपनी आपको, ये कंपनी क्या करेगी, डायरेक्टली कंपनी इधर पैसा देगी, ठीक है। अब आपके पास तो पैसा आ गया, ये कंपनी डायरेक्टली यहाँ पे पैसा देगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आप नॉर्मली कॉर्पोरेट सेक्टर से इनके अगर पैसा लेट आता है तो उस चक्कर में MSME का काम रुक जाता है बीच में, तब वो रुकेगा नहीं, ठीक है। तो बाकी प्रोफेशनल सपोर्ट कॉर्पोरेट मित्रास की बात करी गई है, MSME को मीट करने के लिए, कंप्लाइंस ग्लोबल कंप्लाइंस को मीट करने के लिए, ठीक है। डिलीवरिंग अ पावरफुल पुश टू इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड को बनाया गया, ठीक है। मतलब
ये रिसेंट कुछ इनिशिएटिव है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, रिस्क गारंटी फंड, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इनकेस अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, अगर कोई बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ रिस्क होती है, ठीक है। अब उस रिस्क को कवर करने के लिए एक फ़ंड बनाया गया है कि आप इन्वेस्ट करो, रिस्क चिंता मत करो, एंड इनकेस अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ईजिली बैंक वगैरह जो है पैसा दे देंगे, क्योंकि अब फंड आ गया है भाई, खतरे की ज़रूरत नहीं है। इनकेस अगर वो कुछ घपला करते हैं तो फंड है हमारे पास, ठीक है। तो कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, इनलैंड वाटरवे का शेयर जो है खाली 6% है कोस्टल शिपिंग का, एक आ गया कि 12% तक हम बढ़ावा इसको देने की कोशिश करेंगे 2047 तक, ठीक है। सेकंड कर्तव्य फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ आवर पीपल, ठीक है। तो बाकी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स इंडस्ट्री इस पर मतलब जो कि ऑरेंज इकोनॉमी का पार्ट है उसको बढ़ावा देने की बात करी गई है। एक आ गया है कि 2 मिलियन प्रोफेशनल को हम सपोर्ट करेंगे इसके अंदर 2030 तक, ठीक है। बजट प्रपोज द डेवलपिंग इकोलॉजिकल सस्टेनेबल ट्रायल, ठीक है। माउंटेन ट्रायल की बात करी गई है, टर्टल ट्रायल्स की बात करी गई है, बर्ड वॉचिंग ट्रायल्स की बात करी गई है, ठीक है। बाकी थर्ड कर्तव्य विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास टुवर्ड द विकसित भारत, गवर्नमेंट विल सपोर्ट द क्रॉप सच एज कोकोनट, सैंडलवुड, ककोआ, कैशू, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं छोड़ देनी, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये जो क्रॉप्स है इंडिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा है इसका, कहाँ से सबसे ज़्यादा आ रहा है, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो दिस थिंग्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट, इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी भारत विस्तार वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस द एग्रीकल्चर रिसोर्सेज टू इंटीग्रेट द एग्री स्टैक विद द एआई सिस्टम। बाकी ये चीज़ें जो है ना, ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है इन क्रॉप्स का, ठीक है। बाकी भारत विस्तार क्या है, टू इंटीग्रेट द एग्री स्टैक विद द एआई सिस्टम है। तो ये नॉर्मली आता है ना ई गवर्नेंस का क्या रोल है, तो ई गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिया इन द एग्रीकल्चर, भारत विस्तार एग्री स्टैक को इंटीग्रेट करने के लिए विद द एआई सिस्टम, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर बेसिकली एग्रीकल्चर को डिजिटाइज करने के लिए बिल्डिंग ऑन लखपति दीदी प्रोग्राम शी मार्ट से एक बनाया गया है, कम्युनिटी ओन रिटेल आउटलेट टू हेल्प वीमेन ट्रांजिशन फ्रॉम क्रेडिट लेड लाइवलीहुड टू बिजनेस ओनरशिप। तो शी मार्ट नॉर्मली होता है ना कि तुम्हारा अब उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जा रहा है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। बाकी दिव्यांगजन कौशल योजना की बात करी गई है, इंडस्ट्री रेलिवेंट ट्रेनिंग मिलेगी दिव्यांगजन को, डिसेबल कम्युनिटी को, ठीक है। बाकी दिव्यांग सारा योजना, अंडर दिव्यांग सारा योजना गवर्नमेंट प्रपोजेस टू सपोर्ट द आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू स्केल द प्रोडक्शन एंड इन्वेस्ट इन R&D। बाकी एक चीज़ याद रखो कि ये सपोर्ट सिस्टम जो है खाली 10% डिसेबल सेक्शन को सपोर्ट सिस्टम मिलता है, बाकी को मिलता ही नहीं है। तो उनको प्रमोट करने के लिए ज़्यादा बंदों को सपोर्ट सिस्टम मिले, दिव्यांग सारा योजना बनाई गई है। टैक्सेशन इन बजट मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, कि मतलब कम से कम कुछ ना कुछ टैक्स तो लगना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारा कॉर्पोरेट है उसके पर कुछ टैक्स ही नहीं लग रहा, तो 14% टैक्स कम से कम लगना जरूरी है, ठीक है। बाय बैक ऑफ शेयर विल नाउ बी टैक्स एट एज अ कैपिटल गेन, ठीक है। तो बाय बैक इन केस अगर बाय कर लिया कुछ शेयर कि भाई हमारा शेयर वापस दो, तो कैपिटल गेन की तरह टैक्स होंगे, ठीक है। कैपिटल गेन यानी कि तुम्हारा कुछ शेयर वगैरह में इनकेस ट्रेड हो रहा है जिसमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो कैपिटल गेन है आपका, उसके ऊपर कुछ टैक्स लग रहा है। तो इंटर कोऑपरेटिव डिविडेंड इनकम इज अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर द न्यू टैक्स रिजाइम, ठीक है। तो इंटर कोऑपरेटिव यानी कि ये लगा लो कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कुछ इनकम वगैरह शेयर करी गई है, या कोई कोऑपरेटिव वगैरह में इनकम वगैरह शेयर करी गई है एक कोऑपरेटिव से दूसरी कोऑपरेटिव, तो न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर उसको डिडक्ट करा जा सकता है, मतलब दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेशन। बाकी यही था पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे, बजट और पूरा 1 साल का करंट अफेयर, ठीक है। थैंक यू।